नमस्कार, मैं हूं दीप्ति यादव और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट न्यूज। अगले महीने 4 भारतीय राज्यों में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर मतदान एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल में वोटिंग 2 चरणों में होगी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। हालांकि पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में चुनाव 6, 7 बल्कि कभी कभी तो 8 चरणों में भी कराए गए हैं। उनके मुकाबले इस साल का चुनावी कार्यक्रम काफी छोटा है, पूरे 1 महीने तक चलने की बजाय सिर्फ एक ही हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल देश के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई देता है। दरअसल भले ही चुनाव कई राज्यों में हो रहे हों, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया, खासकर दिल्ली का मीडिया, सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर ही लगाए हुए है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नरेंद्र मोदी व अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के बीच की टक्कर को अखबारों में और टीवी चैनल्स पर किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले कहीं ज्यादा कवरेज मिल रही है। इसकी एक बड़ी वजह पश्चिम बंगाल की अलग तरीके की राजनीति और सामाजिक विशेषताएं हैं। इसके अलावा लगभग 50 सालों से राज्य में ज्यादातर वही पार्टियां सत्ता में रही हैं जिनके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी दिल्ली की सत्ता में रहे। नतीजतन केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव पश्चिम बंगाल की राजनीति की बार बार दिखाई देने वाली सच्चाई बन चुकी है। मौजूदा विधानसभा चुनाव को ही अगर देखा जाए तो कम से कम 5 ऐसे अहम कारण हैं जो इसे देश के दूसरे चुनाव से साफ तौर पर अलग बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस पैमाने पर राजनीतिक हिंसा देखने को मिलती है, उसकी तुलना देश के किसी और राज्य से नहीं की जा सकती। ग्रामीण इलाकों में ऐसा होना आम बात है कि हारने वाली पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को उनके घरों से भगा दिया जाता है और उन्हें महीनों तक दूसरी जगह पर रहना पड़ता है। राज्य में ऐसे दृश्य बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ तक कि जिन राज्यों की छवि कानून व्यवस्था को लेकर खराब रही है, वहां भी आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं दिखती हैं। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी बताते हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक हमलों में सबसे ज्यादा जानें पश्चिम बंगाल में ही जाती हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में कई राज्यों में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया शुरू की है। ये प्रक्रिया बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में पूरी हो चुकी है या फिर अभी चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर जिस तरीके से विवाद, विरोध, अदालतों में मुकदमे, प्रदर्शन और अव्यवस्थाओं के आरोप देखने को मिल रहे हैं, वो बेमिसाल है। यहाँ तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जहां दूसरे राज्यों में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई, वहीं अकेले पश्चिम बंगाल में ही इतने बड़े पैमाने पर दिक्कतें क्यों खड़ी हो रही हैं, ये साफ नहीं है। हालांकि भारत के क्षेत्रीय नेताओं में ममता बनर्जी को आमतौर पर बीजेपी की सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी माना जाता है। कांग्रेस को छोड़ दें तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर शायद सबसे अहम विपक्षी ताकत है। संसदीय राजनीति में 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखने वाली ममता बनर्जी 1984 में जादवपुर से संसद में कदम रखने के बाद से लगातार या तो सांसद रही या केंद्रीय मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन का अंत करने वाली 2011 का उनकी जीत को भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। दूसरे विपक्षी नेताओं की तुलना में उनका राजनीतिक कद ऐसा है कि केंद्र में अगर गैर बीजेपी सरकार बनती है तो उनके नाम की चर्चा अक्सर संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर होती है। महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे नेता अपने उच्चतम राजनीतिक स्तर से गुजर चुके हैं। तमिलनाडु में NK स्टालिन जैसा उनका अनुभव है, वो भी तुलनात्मक रूप से सीमित है। और अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की तुलना उनके कद से नहीं हो सकती है। इसी वजह से ममता बनर्जी गैर कांग्रेसी विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरी हैं। उनके मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार चौथी बार मैदान में उतरने से इस चुनाव को एक अलग तरीके के मायने मिल रहे हैं। राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ और करिश्मा इतना ज्यादा है कि सालों की कोशिशों के बावजूद बीजेपी पश्चिम बंगाल में उनके मुकाबले का कोई भरोसेमंद चेहरा खड़ा नहीं कर पाई है। कुछ खास सीटों पर भले ही बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने उन्हें हराया हो, लेकिन ये अपवाद रहा है, नियम नहीं। तृणमूल सरकार पर प्रशासनिक नाकामियों और वित्तीय भ्रष्टाचारों के कई आरोप लगने के बावजूद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता में किसी बड़ी गिरावट के साफ संकेत नहीं दिखते हैं। सिर्फ उनका नेतृत्व ही इस चुनाव के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है।
2014 में केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने के बाद से बीजेपी ने कई राज्यों में अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सरकारें बनाई हैं। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में भी मजबूत पकड़ बनाई है। दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी पार्टी लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी ऐसा एक बड़ा राज्य है जहां बीजेपी का विस्तार बार बार आकर रुक जाता है। 2021 के चुनाव में अमित शाह द्वारा 200 से ज्यादा सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने के बावजूद बीजेपी अंततः सिर्फ 77 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौट आई। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने पर साफ पता चलता है कि पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना कितना ज्यादा अहम है। ऐतिहासिक रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि बीजेपी की वैचारिक परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, कोलकाता से ही थे। दीनदयाल उपाध्याय के साथ उन्हें पार्टी की आधार रखने वालों में गिना जाता है। बीजेपी के लिए ये बेहद अहम हो जाता है कि उनके प्रमुख संस्थापकों में से एक के गृह राज्य में वो आज तक सत्ता में नहीं आ पाई है।